उत्तराखंड से पूर्व मंत्री राम कुमार वालिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं और उत्तराखंड में जहां ये बात हो रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी होगी और कांग्रेस जिस तरीके से था कि हो सकता है वापिस आए, लेकिन पहले तो आपको जीत की बधाई। और जिस तरीके से कांग्रेस की जो उम्मीदें थी आज फिर से वो पानी में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी वापिस आ रही है सत्ता में, क्या कहेंगे पहले? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे जहां पांचों राज्यों में चुनाव हुए वहां की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अधिकतर राज्यों में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लोगों ने मोहर लगा दी है, उनके कार्यों पर मोहर लगा दी है। और जिस प्रकार से भारी संख्या में हमारे भाजपा के लोग भारी बढ़त के साथ, जैसे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और जहां जहां चुनाव मणिपुर में, गोवा में जीते हैं, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता जान चुकी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई देश चला सकता है, सरकार चला सकता है, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और कोई यदि पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से सर, आज लोगों ने क्षेत्रवाद को और बिरादरीवाद को पछाड़ते हुए एक राष्ट्रवाद को चुना है, इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, जिस तरीके से लेकिन लगभग करीबन 9 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना और उसके बाद जिस तरीके से आज की अगर हम रिजल्ट की बात करें, मेजोरिटी में आ रही है, क्या भाजपा को लगता था कि हम ऐसे दोबारा मेजोरिटी में आ सकेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जनता गफलत में थी कि आखिर मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। भाजपा के अंदर संगठन सर्वोपरि है और संगठन अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग काम लेता है। किसी व्यक्ति से संगठन का काम लिया जाता है, किसी व्यक्ति से सरकार का काम लिया जाता है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में बेशक 3 मुख्यमंत्री बदले गए हों, लेकिन एजेंडा एक ही रहा है। जो भाजपा का एजेंडा था, उसी एजेंडे के अंतर्गत श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसी एजेंडे के अंतर्गत श्री तीरथ सिंह रावत जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसी एजेंडे के अंतर्गत श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और इन सभी के कामों का नतीजा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों का नतीजा है, जो एक तरफा हमारी जीत हुई है और 40-45 सीटें वहां आई हैं, और बाकी सभी पार्टियों को जनता ने एक तरह से नकार दिया। सर, कुछ जो सूत्रों के पास खबर आ रही है, कांग्रेस थोड़ा सा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं मोल्ड किया गया है, चाहे वो ईवीएम की बात हो या अन्य चीजों की बात हो। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उत्तराखंड में भी जनमानस उनके साथ आ रहा था, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी उभर नहीं पाई और कांग्रेस काफी पीछे चली गई? इन मुद्दों पे क्या कहेंगे, क्या लड़ाई थी? देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे गरीब समुदाय के लोगों को गुमराह करने का काम किया, उनको सब्ज-बाग दिखाने का काम किया, वही सब्ज-बाग पंजाब के अंदर दिखाए गए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भोले भाले लोग फिलहाल झांसे में आ गए हैं, लेकिन ये झांसा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। धीरे 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 लोग जान रहे हैं, पंजाब में भी लोग जान जाएंगे कि यदि कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, देशवाद की बात करता है, तो वो भाजपा करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और आप देखेंगे, पंजाब के अंदर भी देखेंगे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक तरफा भाजपा की जीत होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अब कांग्रेस को तो यदि अब भी कुछ कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात है नहीं है। उनको अपनी स्थिति का आंकलन करना चाहिए और आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना, और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे और चौधराहट दिखा रहे थे, उनकी चौधराहट लोगों ने समाप्त कर दी है। यदि उनके अंदर जरा सी भी हया शर्म बची है, तो मैं तो कहता हूं चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए।
सर, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब आगामी भविष्य में क्या रणनीतियां होने वाली हैं और उत्तराखंड के निवासियों को कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं? देखिए, देश के अंदर बहुत अच्छी सरकारें चलेंगी, जैसे कि पहले भी हमारी सरकारें चली हैं, उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। या तो गुंडों ने प्रदेश छोड़ दिया है या गुंडागर्दी छोड़ दी है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर सरकार चलेगी, इसी प्रकार के से यूपी के अंदर सरकार चलेगी, इसी प्रकार से यदि और भी कहीं जहां भी सरकार हमारी बन रही है वहां भी सरकार चलेगी। एक ही हमारा एजेंडा है, देशवाद का, राष्ट्रवाद का एजेंडा है, देश हित का एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का एजेंडा है। उसी एजेंडे के अंतर्गत हमारा कोई भी मुख्यमंत्री बने वो मुख्यमंत्री काम करेगा। और निश्चित तौर पर भाजपा में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई हमारा आदमी भी गलती करता है तो उसको भी पार्टी सजा देने का काम करती है। तो ये एक संगठन हमारे यहाँ बड़ा माना जाता है, इसीलिए संगठन सर्वोपरि है। जहां जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और हम लोग एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। उसी मुद्दे को जारी रखते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे, लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब जहां जहां भी चुनाव होंगे भाजपा का ही जमाना है, बाकी सबको लोगों ने नकार दिया है। जहां भी चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे, भाजपा ही आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, जिस तरीके से हरीश रावत जी का ये कहना है कि ये जो चुनाव उत्तराखंड का लड़ा है, वो कहते हैं कि राज्य स्तर पे नहीं लड़ा गया है, बल्कि मोदी जी को चेहरा बना के लड़ा गया है। तो मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं कि हर राज्य के वो मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं कि हर जगह चेहरा उनका हो रहा है? तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरीश रावत जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हरीश रावत जी के कारण ही मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और हरीश रावत जी अगर ये कृपा मुझ पर ना करते तो मैं आज भाजपा का नेता ना होता और मेरा भविष्य ना बनता। एक तो वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा, उन्होंने और भी कई लोगों का जम के विरोध किया कि साहब इसको टिकट ना दो, उसको टिकट ना दो। तो अब लोगों ने खुद ही उनको उस स्थिति में ला दिया है कि अब वो खुद ही कुछ कहने लायक नहीं है, खुद ही चुनाव हार गए हैं। तो मेरी सलाह है कि वो हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग हैं और हमने तो उनको हमेशा अपने बाप के समान उनको इज्जत सम्मान दिया है और हम देते रहेंगे। मेरी अब उनको सलाह है कि अब उनको राजनीति छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए और उत्तराखंड में अपना आराम करना चाहिए, क्योंकि अब उनका उम्र भी बढ़ रही है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। तो अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ये मेरी उनको बिन मांगे सलाह है। हम चलते चलते एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके जी। से 4 राज्यों में लगभग लगभग भाजपा की सरकार बनने जा रही है, चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी और मोदी जी का जो जादू है, हालांकि सीट उम्मीद लग रही है कम लग रही है, तो आपको क्या लगता है जी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आज शानदार जीत दर्ज की है, उसके पीछे किन मायनों क्या मायने होंगे 2024 चुनाव के लिए भी? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बात यह है, जो मैं समझता हूं कि लोगों ने मोदी जी के कामों पे मोहर लगा दी है, मोदी जी की नीतियों को माना है। दूसरी बात, योगी जी की नीतियों को माना है। और जो दो तीन काम योगी जी ने बड़े किए हैं, उसके लिए मैं उनकी सराहना भी करता हूं। एक तो बुलडोजर, जैसा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि वो बुलडोजर फिर आ गया है। तो जो उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं के घरों पर, उनके बंगलों पर, उनके स्कूलों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिन्होंने अवैध बना रखे थे, इसको जनता ने बहुत पसंद किया है। फिर जो भय मुक्त, दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार योगी जी ने दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लोगों ने पसंद किया है। और लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से अमन चैन योगी जी के कार्यकाल में रहा है, तो लोग ऐसा ही अमन चैन का शासन चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक तरफा भाजपा को जिताने का काम किया है और बाकी सबको एक तरह से नकार दिया है। बहुत जिसको कहना चाहिए कि बहुत भारी बहुमत के साथ उन्होंने भाजपा की वापसी की है। मेरे ख्याल से यही एक कारण है। सर, जिस तरीके से आज के जो चुनावी रिजल्ट आए हैं, अगर एक सीधा सीधा सवाल पूछूं, तो क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस की जगह लेते हुए दिख रही है और भाजपा को? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के समय में कांग्रेस कहीं पे भी किसी भी राज्य में उसको एक अच्छा कहते हैं कि अगर मत प्रतिशत भी मिलता, वो भी नहीं मिला है। तो आम आदमी पार्टी क्या आपके लिए अब विपक्ष का काम करने वाली है, या आपके खिलाफ वो एक बड़े
कहीं कहीं ना कहीं अब केजरीवाल और मोदी जी की तुलना शुरू हो गई है, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह सुनामी लेके आए हैं जीत की, एक तरफा जीत 90 सीटों से ऊपर। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? देखिए, झूठ की जो नाव है वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो केजरीवाल जी जिस नीति पर चल रहे हैं कि हर चीज फ्री में दो, ये भी फ्री में दो, ये भी फ्री में दो, ऐसे देश और प्रदेश नहीं चला करते। कुछ समय के लिए जनता को गुमराह किया जा सकता है, जनता गुमराह हो भी रही है, दिल्ली की भी हुई है, पंजाब की भी हो गई है, लेकिन ये अधिक समय चलने वाला नहीं है। विक्रम भाई, आप देखेंगे, मेरा राजनीतिक एक जो जीवन का मेरा एक अनुभव है, जिस नीति पर गुमराह करने की, झूठ बोलने की नीति पर केजरीवाल जी चल रहे हैं, तो इनका भांडाफोड़ जरूर होगा। वो जंग हो रहा है। अब जैसे उत्तराखंड में तो एक भी सीट नहीं आई है केजरीवाल जी की, यूपी में भी कुछ नहीं आया है, पंजाब के अंदर जरूर जादू चला है, लेकिन वो ज्यादा दिन कायम होने वाला नहीं है, गोवा में इतना भी मैं मेरा विश्वास गोवा है। में भी करीब 2 से 3 सीट निकाल रही है, ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनने के गोवा काफी में भी नजदीक है। मैंने कहा ना कि ठीक है, गोवा में भी आया है, लेकिन ये जादू ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। अब जमाना भाजपा का है। वो लोग धीरे 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 समझ रहे हैं, जो नहीं भी समझे वो भी समझ रहे हैं। आज केरल के अंदर भी लोग समझ रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल में भी लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्रवाद की बात है, अगर कोई देश हित की बात है, जिस प्रकार से देखिए यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसमें मोदी जी ने समझदारी का परिचय दिया है और अपने लोगों को निकालने का वहां से काम किया है। इसका भी लोगों के ऊपर अच्छा एक संदेश गया है। जिस प्रकार ने से मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, इसका भी लोगों के पास एक अच्छा संदेश गया है। और लोगों ने समझा है कि आज हमारी जो सीमाएं हैं सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, और हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो ये सब चीजें लोग समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए निरंतर भाजपा बढ़ती बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए सर, चलते चलते अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। उत्तराखंड की जनता को और क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पे, और बीजेपी की मेरा इस जीत पे? मेरा आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को यही संदेश है। पहले तो मैंने उनका धन्यवाद किया है, और दूसरा मेरा ये संदेश है कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के लोग ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं, मेहनत की मिसाल माने जाते हैं, और जो हमारी यहाँ समस्या है, एक जो पलायन की समस्या है, तो हम सबसे पहले हम सरकार से कहेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि हमारे वहां के उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको वहीं रोजगार मुहैया कराया जाए। चाहे वो जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो अन्य कोई संसाधन हो रोजगार का, चाहे जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगती है उनको हम लोग कहेंगे कि 80-85% जो है वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे पलायन की समस्या का निदान हो सके। तो ये सब काम हम कराएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की जनता का करता हूं कि इतना प्यार उन्होंने जो हमें दिया है, उसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और भरोसा दिलाते हैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कि हम उनकी कसौटी पर खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, आपने इस चर्चा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं जी, जनता के सामने बहुत अपनी बहुत धन्यवाद। बातों को रखा। तो ये थे विक्रम टॉक्स पे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राम कुमार वालिया जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और कहीं ना कहीं बीजेपी जीत के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे उनके बारे में चर्चा की। ऐसे हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे शख्सियतों से और जोड़ते रहेंगे आपको जनता और नेताओं के साथ। धन्यवाद।